हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एक कंपनी, उसके बिजनेस मॉडल और उसके फंडामेंटल्स को लेकर। जैसे कि इस चैनल पर मैं डिफरेंट कंपनीज़ को डिस्कस करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे आज एक कंपनी मीशो, और इसकी ऐप को आपने यूज़ किया ही होगा, इनकी सर्विसेज को आप यूज़ करते ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है और ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। और ये करती क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है स्मॉल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। थोड़ा सा इनके बिज़नेस मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ज़ीरो कमीशन बिज़नेस मॉडल है। इसमें कोई भी कमीशन नहीं चार्ज की जाती फ्रॉम सेलर्स। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो अपना जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। जबकि अगर कोई कमीशन नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर ये अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइसेस ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू द कंज्यूमर्स, क्योंकि कमीशन ही नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंज्यूमर के बीच में और बिजनेसमैन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। ठीक है, अब जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकता है और जो कंज्यूमर है जो भी वो प्रोडक्ट चाहता है वो बाय कर सकता है। तो बीच में कोई भी कनेक्टिंग या इंटरमीडियरी नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन होता है मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन और कंज्यूमर में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये पार्टनरशिप करते हैं विद द डिफरेंट लॉजिस्टिक्स फर्म, जो क्या करती हैं, जो हैंडल करती हैं पिकअप्स एंड डिलीवरीज। ठीक है, ये पूरा सप्लाई चेन हैंडल करते हैं, जिसमें ये भी आता है कि अगर कोई रिटर्न है, रिफ़ंड है, ये वो भी मैनेज करते हैं नेशन वाइड। और इसके अलावा उन्होंने अपने एक लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म मीशो ने ओपन किया हुआ है, जिसे बोलते हैं वेलमो। ठीक है, और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मीशो की ये है, जो सबसे अच्छी बात है, ये एसेट लाइट मॉडल है। इनको कोई एसेट क्रिएट करके नहीं रखना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड नहीं करना, कोई वेयर हाउसेज़ नहीं क्रिएट करने, कोई डार्क स्टोर्स नहीं क्रिएट करने, कोई मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ट्रक्स या व्हीकल्स नहीं मेंटेन करने पड़ते। ये एसेट लाइट मॉडल है, जस्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और उस पर ये अपने प्रोडक्ट्स को जो सेलर्स हैं डिस्प्ले कर सकते हैं और कंज्यूमर्स बाय कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की होती है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो इधर से उधर डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनका जो मेन फोकस होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में फ़ोकस करते हैं। लार्ज सिटीज़ में तो फोकस करते ही हैं, लेकिन ये स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स को भी टारगेट करते हैं। अब फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये मतलब पैसा कैसे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, के जो मीशो है वो ज़ीरो कमीशन लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका रेवेन्यू कहाँ से, ज़ीरो कमीशन होता है इनका बिज़नेस मॉडल, तो इनको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। जो भी सेलर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, वो एक कमीशन मतलब आप बोल सकते हो एडवर्टाइजिंग चार्जेस पे करते हैं। तो ये एक फर्स्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक मार्जिन्स। जो ये टाइप्स करते हैं लॉजिस्टिक फर्म्स के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ, उसके बेसिस पर इनको कुछ मार्जिन्स मिलते हैं। शिपिंग कॉस्ट जो चार्ज होती है उसमें से ये मार्जिन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इनके टाइप्स हैं कुछ NBFCs के साथ, जो वर्किंग कैपिटल लोन्स और इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द सेलर्स, जिसमें से ये अपनी कमीशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये तो हो गया इनका बिज़नेस मॉडल और ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। हम कुछ इनके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। जैसे कि आप इस कंपनी का चार्ट दे सकते हो कि 167 प्राइस पर अब ये वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब कुछ इनके रिज़ल्ट्स भी चेक कर लेते हैं कि जो क्वार्टर के रिज़ल्ट्स कैसे आए थे इनके। जो सेल्स थी वो 3518 पर थी, जो जंप करके 3531 पर चलेंगी। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो अभी भी ये कंपनी लॉस में ही चल रही है। ठीक है, अब जून 2025 में इनका लॉस था 264, फिर लॉस बढ़ गया 456, फिर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया 539, अब जाकर इनका लॉस कम हुआ 255। अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखो, ये सेम चल रहा है, लॉस ही इनकर कर रही है कंपनी। तो अब फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है, अगर ये कंपनी लॉस कर रही है तो अब कैसे इस कंपनी, फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म कंपनीज़ होती हैं ना, सबसे ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट को कैप्चर करना। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉप लाइन पर फोकस करना, रेवेन्यू जनरेट करना। ये बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को ऑन बोर्ड लाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को ये अप्रोच करेंगे, सेलर्स को अप्रोच करेंगे कि आप अपना प्रोडक्ट्स बेचो। ठीक है, क्योंकि ये कमीशन तो चार्ज कर ही नहीं रहे। तो ऑल इन ऑल क्या बेनिफिट क्या दे रहे हैं सेलर्स को, जितना ज़्यादा ये
अपने प्लेटफॉर्म पर चीज़ें सेल होंगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू ये अर्न करेंगे। और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनकी कंपनी पर पैसा लगाते हैं, वो ये बेसिकली लगाते हैं इस बेसिस पर हैं, इस लॉजिक पर हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी। अब इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा जो प्लेयर कौन है? अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, ठीक है। तो अब ये तो नई कंपनी है, अब ये आने वाले टाइम में कैसे अपने बिज़नेस की ग्रोथ को लेकर आएंगे, कैसे टॉप लाइन इंक्रीज़ करेंगे, कैसे अपने मार्जिन्स को इंक्रीज़ करेंगे, ये इस बेसिस पर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। तो जितना ज़्यादा ये कैश बर्न करेंगे, जितना ज़्यादा ये अभी अपनी टॉप लाइन पर फोकस करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। अब इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसे सेल्स हैं वो 9,390 थी, अब जंप करके 12,626 हो गई। तो आप देख सकते हो कि जो टॉप लाइन है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉजिटिव ही है, वो सेल्स तो इनकी इंक्रीज़ हो ही रही हैं। लेकिन अगर अब देखो तो इनके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं ना इन कंपनीज़ के शुरू में, बिगनिंग में, कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में होता है, इनके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इनका फोकस होता है कि सेल्स को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को टैप करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल इंक्रीज़ करना प्लेटफॉर्म पर। जितना ज़्यादा ये टॉप लाइन को इंक्रीज़ करेंगे, उतना ही आगे आने वाले टाइम में इनके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोकस होता है इनका मार्केट को कैप्चर करना, कितनी मार्केट ये कैप्चर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इनका जो ऐप है, जो इतना प्रोडक्ट सेल होगा, जितनी ज़्यादा मीशो को लोग यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देख लो, माइनस में ही चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स यही फोकस करते हैं कि कैश इन्वेस्टमेंट करते जाओ और अपने टॉप लाइन को इंक्रीज़ करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका फोकस रेवेन्यू से हटकर फिर प्रॉफिट पर आएगा, क्योंकि ये अच्छी मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, अब ये प्रॉफिट इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। जो प्रोमोटर्स हैं वो 16% हैं, एफआईएस की भी होल्डिंग है 4%, डीआईएस की भी होल्डिंग है 6% के आसपास, और पब्लिक भी होल्ड करके बैठी है 73%। अब 73% का मतलब ये नहीं पूरा पब्लिक के पास है, बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में जिन्होंने अच्छी होल्डिंग कंपनी में रखी हुई है, क्योंकि कंपनी अभी नई आई है तो बहुत बड़ा आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं दिखेगा। लेकिन आने वाले टाइम में हम देखेंगे जैसे जैसे वो स्टेक अपना बेचते जाएंगे, ब्लॉक डील्स होंगी, बल्क डील्स होंगी, वैसे वैसे हम देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी चेंज आता जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बैलेंस शीट को देखते हैं। जो रिजर्व्स हैं वो देखिए इंक्रीज़ हो रहे हैं, 1047 से जंप करके 3929। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी ज़ीरो है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो स्पेंड करना ही नहीं होता, तो इनकी जो बोरोइंग्स होती है ना वो ज़ीरो ही होती हैं। जस्ट इनका जो स्पेंडिंग होती है किस पर होती है? अपनी टेक्नोलॉजी पर, एक हाई टेक, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दी जाएँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1800 के आसपास है, और टोटल एसेट्स आप देखिए 7900 है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, उसके कंपैरेटिवली एक डिसेंट बैलेंस शीट भी है, लेकिन आने वाले टाइम में अपने टॉप लाइन को कैसे इंक्रीज़ करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और अगर हम प्रोमोटर की प्लेजिंग भी देखें तो ज़ीरो प्लेजिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ, ये एक पॉजिटिव बात है, ठीक है फ्रेंड्स। अब रिसेंटली फ्रेंड्स एक जून 10 को न्यूज़ आई थी कि जो जेफरीज़ हैं इनकी जो रेटिंग है वो इंक्रीज़ कर दी है। वो ये देख रहे हैं कि 33% तक ये शेयर इंक्रीज़ हो सकता है, 225 का इनको टारगेट दिया। तो अब इन्होंने ये बोला है कि टारगेट रेज कर दिया तो हम शेयर खरीद लें, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आपको इनके जो रेगुलर रिजल्ट्स टैग करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रही हो कंपनी अभी लॉस में है, जैसे जैसे कंपनी लॉस कम करेगी, एक ब्रेक इवन पॉइंट पर आएगी जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी, उसके बाद कंपनी एक अच्छा डिसेंट जब प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगी, तब आप इनके फंडामेंटल्स आप ट्रैक करते जाओ। जब भी आपको लगेगा कि हाँ कंपनी अब ट्रैक पर आ गई है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तब आप सोच सकते हो इन्वेस्ट करने के बारे में। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ आज भी आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है, तो आप सोच सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जेफरीज़ ये क्यों बोल रहे हैं कि ये कंपनी एक अच्छा बिज़नेस जनरेट करेगी? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, इनकी जो डिस्कवरी है, डिफरेंट सेलर्स को जो टैप करते हैं वो बहुत अच्छा टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी ये जाते हैं, और इनकी जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं वो बहुत एफिशिएंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर उनको ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जेफरीज़ ने कुछ रिस्क भी बताए हैं कि रिस्क क्या हो सकता है इस कंपनी में आने वाले टाइम में, क्योंकि इनकी हाई डिपेंडेंस है ऑन कैश ऑन डिलीवरी। या तो अगर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में कुछ डिस्ट्रप्शन आ गई तो ये रिस्क बन सकता है, या कुछ रेगुलेशंस रूल्स चेंज ही हो गए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए तो उसकी वजह से भी इस कंपनी में रिस्क आ सकता है, या कुछ मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स आ गए, जैसे ये कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जो अनअवॉइडेबल है जिसका इम्पैक्ट कंपनी पर आ सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो जेफरीज़ ने रेज़ किए हैं। अब फ्रेंड्स, ये रिसेंट की ही न्यूज़ है जो इस कंपनी की आई है कि कंपनी ने अनाउंस की है किराना क्लब एक्विजिशन। इन्होंने किराना क्लब एक्वायर किया। ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो किराना क्लब मतलब आप कह सकते हो टाई अप करता है विद डिफरेंट FMCG कंपनीज़, और ये जो ट्रांजैक्शन इन्होंने की है वो है 202 करोड़ की। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स अब आप देखोगे कि जैसे जैसे ये एक्विजिशंस करेंगे, जितने जितने ये अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बढ़ाएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ़र करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, उतना ही ज़्यादा ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है जिसमें कोई भी आप बोल सकते हो कि एक्सपेंडिचर एसेट पर नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है, जस्ट इनको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, इनके फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।